ये मैं मुंबई वासियों के साथ पर छोड़ 75,000 करोड़ का बजट है बीएमसी का, और बीएमसी के पहले ये सब कुछ हो रहा है, अपनी ज़मीन तलाशने की कोशिश हो रही है। ये भी यहाँ पर हो सकता है, शायद सुधांशु जी वही इशारा कर रहे हैं। लेकिन मीनाक्षी राजवंशी जी, अब मैं आपको यहाँ पर दूंगा पॉलिटिकल एनालिस्ट, आप सवाल पूछ लें। सर मेरा क्वेश्चन ये है आपसे कि ऑपरेशन सिंदूर कब ख़त्म होगा, कब हम उसे मान सकते हैं कि वो ख़त्म हो चुका है? इस विषय में तो सेना ही तय करेगी, मगर आप ये समझ लीजिए जब तक आतंकवाद है तब तक ऑपरेशन सिंदूर भी चलता रहेगा। अब आप ये समझ लीजिए कि अगर वो ये सोचते थे पहले एक दौर में कि वो आएंगे, आतंकी हमले करेंगे और चले जाएंगे और भारत सिर्फ चिल्लाता रहेगा और डोजियर्स देता रहेगा, अब ऐसा नहीं होगा। अब अगर आप कुछ भी करके आएंगे तो फिर भारत डोजियर नहीं भेजेगा, फिर मिसाइल भी भेजेगा। पहले श्रीनगर मुजफ्फराबाद बस भेजी जाती थी, अब श्रीनगर मुझसे मुजफ्फराबाद मिसाइल भेजे गए हैं। तो इसमें अंतर है। अब इसने एक चीज बहुत स्पष्ट कर दी है, 3 काम जो ऑपरेशन सिंदूर ने किए। नंबर 1, इंडियाज एरा एज सॉफ्ट स्टेट इज ओवर। सेकेंड, न्यूक्लियर ब्लफ खत्म कर दिया कि हम न्यूक्लियर पावर हैं, ये उन्होंने खत्म कर दिया। और तीसरा, अपने डॉक्ट्राइन में चेंज कर दिया, अब कभी भी कार्रवाई होगी तो हम। और इसमें सबसे बड़ा अंतर जानते क्या किया? देखिए, जो अभी हमारे डेप्यूटी चीफ ऑफ आर्मी ने भी बोला था जी, चाइनीज वेपनरी का पहली बार यूज हुआ रियल वॉर में और वो फेल साबित हुए। ये ऐसे ही होता ना, जैसे कोई गाड़ी आप खरीदने जाते हैं, स्कूटर, मोटरसाइकिल या कार, साहब इतना एवरेज देगी, मेंटेनेंस तो बिल्कुल ही कम है। जब गाड़ी सड़क पे चलती तो समझ में आता है कितना एवरेज दे रही है। तो जब सड़क पे उतरे वो लोग, और इसका प्रमाण ये है कि जो एविक्स सिस्टम चेंगडू, जो इनकी डिफेंस की कंपनी है चेंगडू में, जो PL-15 मिसाइल बनाती है और F-10 और F-17 एयरक्राफ्ट बनाती है, उसके शेयर्स ऑपरेशन सिंदूर के बाद धड़ाम से नीचे गिरे। 9% से लेके 20% तक नीचे गिरे। चाइना में सब कुछ गवर्नमेंट कंट्रोल्ड है, उन्होंने पूरी ताकत लगा दी शेयर्स को बढ़ाने में, तो भी वो ऑन एन एवरेज 6% नीचे रहे। उधर भारत की जितनी डिफेंस कंपनीज थी उनके स्टॉक्स बढ़े। HAL का 14% बढ़ा, मझगांव डॉक्स का 22-23% बढ़ा, गार्डन रीच शिपयार्ड कंपनी का बढ़ा। और इतना विश्वास भारत के प्रति बढ़ा कि आपने देखा डेजॉल्ट एविएशन, जो रफाल बनाने वाली कंपनी, उसने फ्यूजलाज बनाने का कॉन्ट्रैक्ट टाटा डिफेंस को दिया कि भारत में वो आके बनेगा। तो इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि इस लड़ाई में भारत ने एक बहुत स्ट्रेटेजिक सफलता हासिल की है। तो इस दृष्टि से ये अपने आप में बहुत, और इससे जुड़ी हुई चीज़ें तो अभी बहुत आगे तक चलती रहेंगी। और इससे ज़्यादा लास्ट में क्या कहूँ कि शहबाज शरीफ का तो वो बयान ही आ गया, याद है आपको वीडियो कि 9 और 10 की दरमियानी रात हमारे सिपह सलार जनरल आसिम मुनीर ने मुझे रात को 2:30 बजे जगा कर कहा कि हिंदुस्तान ने कई एयर बेसेस के ऊपर हमला कर दिया है और नूर खान एयर बेस के ऊपर भी मिसाइल गिरी है। फिर जाके उन्होंने उज्बेकिस्तान में कहा कि हमने तो सोचा था 4:30 बजे फजर की नमाज के बाद अटैक करेंगे, इंडिया ने पहले अटैक कर दिया। वो मुहूर्त निकालते रह गए, हमारा मुहूर्त पहले आ गया, हमने पहले अटैक कर दिया। तो हर दृष्टि से भारत ने एक बहुत शानदार सफलता हासिल की। ये तो ऑपरेशन सिंदूर की बात हुई सुधांशु जी। अब मैं राजनीति की तरफ भी फिर एक बार लाऊंगा। हम बिहार को भूल न जाएं, इसलिए मैं ला रहा हूँ। बिहार में पिछले कुछ दिनों में जो घटनाक्रम हुआ है, 24 या 72 घंटे के अंदर जो हत्याओं का एक सिलसिला आया है, मैं ये मानता हूँ कि कोई सरकार ऐसे मौके पर जब चुनाव हो नहीं चाहती कि इन चीज़ों में फंसे, क्योंकि जनता के सामने जाना है। फिर भी ये सब चीज़ें होती जा रही हैं। वजह इसको जरा गंभीरता समझने की जरूरत है। चुनाव नजदीक आए और बिहार में अपराधियों के हौसले बुलंद हो गए। मैं याद दिलाना चाहता हूं 2024 का चुनाव आया था और अचानक दिल्ली में बॉम्ब की थ्रेट आई थी स्कूलों में। एक नहीं कई बार एयरलाइंस पे भी बॉम्ब की थ्रेट आई थी। मैं किसी पे आरोप नहीं लगा रहा हूं। अचानक क्या होता है, जैसे ही एक विशेष प्रकार की शक्तियां राजनीति में मजबूत होने लगती हैं, एक विशेष प्रकार की शक्तियों के दिमाग चढ़ने लगते हैं। 24 के चुनाव के बाद भी आप याद करिए एयरलाइंस को कितनी थ्रेट्स आई थी। वो सब होएक्स, मोदी की सरकार थी तो आतंकवाद तो नहीं कर पा रहे थे, तो फेक कॉल्स तो करते रह सकते थे। याद करिए पटरियां उखाड़ने की कितनी घटनाएं हो रही थी, क्योंकि सेकुलर ताकतों की शक्ति बढ़ी हुई नजर आ रही थी। उसके बाद ये क्या हो गया, पहले हरियाणा, फिर महाराष्ट्र, अब दिल्ली के बाद एकदम शांति हो गई। अब कोई होएक्स कॉल नहीं आ रहा है, थ्रेट नहीं आ रहा है, ये नहीं आ रहा है। तो मैं किसी पे आरोप नहीं लगा रहा हूं, भारत की विवेकशील जनता के ऊपर कह रहा हूं, जरा डॉट्स कनेक्ट करके देखिए। तो जो कुछ दिल्ली में हुआ था 24 से लेके 6 महीने तक, और फिर शांति, और बिहार
इसमें एक पैटर्न तो नजर आता है, इसे समझने की जरूरत है। ये पैटर्न बहुत कुछ इशारे भी करता है। बहुत कुछ इशारे करता है। जब भी ऐसा होता है जहां पे लगता है कि राष्ट्रवादी शक्ति जरा सी कमजोर हो रही है, आप तुरंत देखिए उसके बाद किस ढंग से वो बढ़ते हैं। और इसीलिए, और जब राष्ट्रवादी शक्तियां सत्ता से बाहर हो जाती हैं और तथाकथित सेकुलर ताकतें सत्ता में आ जाती हैं, तो क्या होता है? दिल्ली में धमाके, मुंबई में धमाके, चंडीगढ़, गुवाहाटी, नागपुर, जयपुर, सूरत, लखनऊ, फैजाबाद, वाराणसी, हैदराबाद, चेन्नई, कोई जगह बचती थी जहां धमाके नहीं होते थे। चलती ट्रेन में धमाका होता था, चलती बस में धमाका होता था, बस अड्डे से लेके रेलवे स्टेशन से लेके पार्क में लिखा रहता था फला चीज छूना नहीं, धमाका हो जाएगा। आज दक्षिण कश्मीर के 4 जिलों तक रह गया है। इसीलिए अगर कोई राष्ट्र अपनी सुरक्षा को नहीं समझ पाता, तो मैं सिर्फ एक वाक्य याद दिलाना चाहूंगा जो चाणक्य ने कहा था, आचार्य चाणक्य ने, कि इस राष्ट्र को उतनी क्षति दुर्जनों की दुर्जनता से नहीं हुई है जितनी सज्जनों की निष्क्रियता से हुई है। हम वोटिंग वाले दिन छुट्टी मनाने चले जाएंगे, अगर फ्राइडे या मंडे को पड़ जाएगी वोटिंग, तो 3 दिन के लीव पे चले जाएंगे, वोट डालने नहीं आएंगे, और उसके बाद फिर हम ये कहेंगे कि हमारे साथ ये प्रॉब्लम हो रही, वो प्रॉब्लम हो रही। इसे भी समझने की जरूरत है।